बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मोहतरम जनाब इम्तियाज़ जलील साहब, रुकने पार्लिमान मोहतरम जनाब कलीम हफीज़ साहब, सदर दिल्ली प्रदेश मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन, श्री राम नगर कॉलोनी के मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के उम्मीदवार मोहतरम सरताज अली सैफ़ी साहब, मंच पर शयनशीन पर बैठे हुए तमाम मोअज़्ज़िज़ हाज़रीन इकराम, उलमा इकराम, मेरे गयूर नौजवान साथियों, मेरी इज़्ज़तदार माँ और बहनों, मैं आप तमाम का शुक्रगुज़ार हूँ कि आपने अपना कीमती वक्त निकाल कर आज के इस दिल्ली के एमसीडी के बल्दी और म्युनिसिपल इलेक्शन के इंतखाबी जलसे में आपने शिरकत की। मेरे अज़ीज़ दोस्तों और बुज़ुर्गों, मैं मुख्तसर से वक्त में आपके सामने चंद अहम बातें अर्ज़ करके यहाँ से निकल जाऊँगा। सबसे पहली बात तो ये है कि मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन इंतखाबात में इसलिए हिस्सा लेती है कि ज़मीनी सतह से कमज़ोरों की, मज़लूमों की एक सियासी लीडरशिप बने और उसी सियासी लीडरशिप बनाने के लिए हम अपनी सियासी पार्टी के ज़रिए ये कोशिश करते हैं। और याद रखिए कि जमहूरियत उसी वक्त ताकतवर होगी, संविधान में अवाम का उसी वक्त एतमाद और बढ़ता जाएगा जब कमज़ोरों की आवाज़ उनके नुमाइंदों के तौर पर कामयाब होकर, चाहे वो एमसीडी का इलेक्शन हो या किसी विधानसभा या पार्लियामेंट का इलेक्शन हो। आज आप देखते हैं कि हमारी जमहूरियत में, लोकतंत्र में जो समाज होगा उसकी नुमाइंदगी, उसकी आबादी के लिहाज से उनको उनका हिस्सा मिलता है। मजलिस आपको ये पैगाम देने आई है कि ये जो हमारी लड़ाई है ये हिस्सेदारी की लड़ाई है। आज हिस्सेदारी की लड़ाई में आपको मजलिस का साथ देना है। यहाँ से सरताज अली सैफ़ी को आपको कामयाब करना है। मैं वो किसी को बैठने के लिए मत बोलिए, सुन लीजिए। आप जानते हैं कि मजलिस पिछले चुनाव में भी इंतखाबात में हिस्सा लिया था। आज दोबारा हम अपने पार्टी के उम्मीदवारों को हमारे चुनाव में उतारे हैं और सिर्फ 16 मजलिस के उम्मीदवार एमसीडी के चुनाव में है। तो पहले मैं ये बताना ज़रूरी समझता हूँ, जिसका ज़िक्र अभी कलीम हफीज़ साहब और इम्तियाज़ जलील साहब ने किया, कि जहाँ कहीं भी मजलिस इलेक्शन लड़ती है हमारे सियासी दुश्मन हम पर ये इल्ज़ाम लगाना शुरू करते हैं कि मजलिस के लड़ने से किसी का फ़ायदा हो जाता है या किसी का नुकसान हो जाता है। तो मैं साफ़ और वाज़ेह अल्फाज में ये आपके सामने ये कह रहा हूँ कि हम जब इंतखाबात या चुनाव में हिस्सा लेते हैं तो हम किसी को हराने या जिताने के लिए नहीं, बल्कि ख़ुद को कामयाब करने के लिए हम इंतखाबात और इलेक्शन लड़ते हैं। और जो इल्ज़ाम हम पर लगाते हैं, हम उनसे पूछना चाहते हैं कि 2019 के लोकसभा के चुनाव में कैसे भाजपा के, बीजेपी के इतने पूरे एमपी यहाँ से कामयाब हो गए, जबकि हमने इंतखाबात में हिस्सा नहीं लिया था। मेरे अजीज़ दोस्तों और बुज़ुर्गों, आप ये भी जानते हैं कि आपकी नुमाइंदगी नहीं होने की बिना पर दिल्ली के एमसीडी के इलाक़ों में और ख़ास तौर के आपसे इस वार्ड में, अभी मुझे सरताज सैफ़ी ने बताया
कि एमसीडी की तरफ से 2 स्कूल हैं मगर उसमें टीचर काम नहीं करते, डिस्पेंसरी नहीं है, गंदगी के अंबार हैं, सफाई का कोई इंतज़ाम नहीं है, रोड बराबर नहीं है, मगर इसके बावजूद भी आपके हथेली में जन्नत दिखाने का काम भाजपा और छोटा रिचार्ज की पार्टी करती है। तो मेरी आपसे ये गुजारिश है कि आप इन मुद्दों पर गौर करिए। आपने बरसों से दूसरों को वोट देने का काम किया, ये सही सियासी हिकमत अमली नहीं है। आप कब तक दूसरों को वोट देंगे? आज एक नौजवान सरताज सैफी इलेक्शन लड़ रहा है और वो आपको ये पैगाम दे रहा है, आपको ये गुजारिश कर रहा है कि आप अपने आप को वोट दो। अब दूसरों को वोट देने का वक्त ख़त्म करिए। बरसों से, बल्कि 40-45 साल से आपने कभी कांग्रेस का साथ दिया। कांग्रेस का साथ देते देते एक नस्ल को दिया, दूसरी को दिया, तीसरी को दिया, तो तीसरी नाकारा साबित हुई तो आपने छोटा रिचार्ज का दामन पकड़ लिया। अब हम आपसे कह रहे हैं कि आज आपको अपने आप को वोट देना है। ये कोई सियासी हिकमत अमली नहीं है कि सिर्फ वोट डालते जाएंगे और आप अपनी लीडरशिप को पैदा नहीं करेंगे। अगर सरताज सैफी इस वार्ड से आपका रुकने बल्दिया म्युनिसिपल कॉरपोरेटर बनकर कामयाब होगा तो ये आपके इत्तेहाद की कामयाबी होगी, ये आपके सियासी शऊर की कामयाबी होगी, ये आपकी आवाज़ को एमसीडी में उठाएगा। और यही काम आपसे हम अपील करने आए हैं कि 4 तारीख के दिन मुत्तहदा तौर पर अपने वोट का इस्तेमाल करिए, अपनी लीडरशिप को पैदा करिए, इस नौजवान बच्चे की सरपरस्ती करिए, इसको कामयाब करिए ताकि आपके इत्तेहाद को कामयाब किया जा सके। अगर आप सिर्फ दूसरी पार्टी को वोट देते रहेंगे तो बताइए आपने क्या हासिल किया? क्या आप ताकतवर होते हैं? क्या आपके पास कोई आवाज़ होती है? क्या आपके पास कोई नुमाइंदगी होती है? तो मेरी इज्जतदार माँ और बहनों, मेरे बुजुर्गों और मेरे गयूर नौजवान साथियों, याद रखो ये एक बेहतरीन मौका आपके पास है कि आप अपने वोट से यहाँ से मजलिस के उम्मीदवार को कामयाब करके एक पैगाम दीजिए उन लोगों को जो ये समझते हैं कि अल्पसंख्यक समाज को बीजेपी से डराया जाए और वो खामोश बनकर अपने वोट का इस्तेमाल बीजेपी को हराने के लिए करते हैं। यकीनन बीजेपी को हराइए, मगर याद रखिए ये जो दिल्ली की मुख्यमंत्री की पार्टी है, जब वो अल्पसंख्यक समाज मुसलमानों की बस्तियों में आते हैं तो इनकी ज़बान से निकलता है कि बीजेपी को हराना है, हमारा साथ दीजिए। और जब दूसरी बस्तियों में जाते हैं जहां पर अल्पसंख्यक समाज का मुसलमान नहीं होते तो वहां पर जाकर कहते हैं कि हम यहाँ पर स्कूल बनाए हैं, यहाँ पर डिस्पेंसरी बनाए हैं। अरे ये तुम्हारा कौन सा इंसाफ है कि तुम इन इलाकों में आते हो जहां पर अल्पसंख्यक समाज मुसलमान रहता है तो यहाँ बीजेपी को हराना, और जहां पर हम नहीं रहते वहां पर ये कह देना कि स्कूल बनाएंगे, डिस्पेंसरी बनाएंगे। ये इम्तियाज को आपको समझने की ज़रूरत है, ये नाइंसाफ़ी को आपको समझने की ज़रूरत है। दूसरी बात, आप मुझसे बेहतर जानते हैं जब मुल्क में कोविड शुरू हुआ था तो पूरे मुल्क में सबसे पहले अगर किसी ने मुसलमानों को बदनाम करने की साजिश की और उसकी शुरुआत की तो उस शख्स का नाम दिल्ली का मुख्यमंत्री केजरीवाल था। उसने तबलीगी जमात का नाम लेकर तमाम मुसलमानों को बदनाम किया और कहा सुपर स्प्रेडर है। बताओ क्या कोविड आपसे पहला? क्या कोविड तबलीगी जमात से पहला? जोर से बोलिए, क्या कोविड तबलीगी जमात से पहला? क्या पीछे वालों को आवाज नहीं आ रही है? क्या कोविड तबलीगी जमात से पहला? तो फिर दिल्ली का मुख्यमंत्री सच बोल रहा था या झूठ बोल रहा था? वो झूठा है या सच्चा है?
क्या है वो? तो झूठे का साथ देंगे या ये सच्चे सैफी का साथ देंगे? कोविड के दौरान 2 लिस्ट निकलती थी, एक में इतने लोगों को कोविड हुआ और दूसरी लिस्ट, उस लिस्ट के बाजू ब्रैकेट में लिखा जाता था सुपर स्प्रेडर तबलीगी जमात। ये शख्स बदनाम किया पूरे मुल्क में, इसकी वजह से मुसलमानों में, आम भारत के लोगों में नफरत पैदा हुई, गलतफहमी पैदा हो गई। इस शख्स के इस घिनौनी हरकत की वजह से पूरे मुल्क में मुसलमानों को शक की निगाहों से देखा गया। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, ये असली चेहरा है दिल्ली के मुख्यमंत्री का। इसका दूसरा चेहरा आपके सामने रख रहा हूं। FIR दर्ज कराया इसने, तबलीगी जमात के ऊपर मरकज को बंद करवा दिया और कोर्ट में जब मुकदमे गए तो कोर्ट ने तमाम इल्जामात से तबलीगी जमात को बरी कर दिया। सब के सब झूठे साबित हुए। इसने FIR दर्ज कराया तबलीगी जमात पर। अरे जब दिल्ली में फसाद हो रहा था तो दिल्ली का मुख्यमंत्री किसी पर FIR दर्ज नहीं कराता। तबलीगी जमात पे कहता है कि मैं FIR की कंप्लेन कर रहा हूं, मगर अब दिल्ली में हिंदू और मुसलमानों में नफरत की आग भड़क गई। ये मुख्यमंत्री का काम ये था कि वो हिंदू और मुसलमानों के दिलों को मिलाता, जाकर लोगों से अपील करता कि नफरत की आग मत उठाइए, इससे हमारा नुकसान होगा, देश का नुकसान होगा। मगर दिल्ली का मुख्यमंत्री क्या करता है? अपने तमाम प्यारों को लेकर गांधी की समाधि राजघाट पर जाकर अपनी जबान और आंखों को बंद करके बैठ जाता है। ये इसका काम है। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, मेरी इज्जतदार माँ और बहनों, इसका तीसरा चेहरा ये है, तीसरा इनका चेहरा ये है कि जहांगीरपुरी में गड़बड़ हुई। अप्रैल 16, 2022 को बुलडोजर लेकर चले गए। इसी दिल्ली की केजरीवाल की सरकार ने, PWD के डिपार्टमेंट ने बुलडोजर दिए थे वहां पर के जाओ, जाकर तोड़ो। और जब तोड़ा गया तो उसके 3-4 घंटे के अंदर मैं और कलीम साहब वहां पर पहुंचते हैं तो दिल्ली का मुख्यमंत्री कहता है, क्योंकि वहां पर बसने वाले भारत के हैं, बंगाली जबान बोलते हैं, इसने कहा कि ये बांग्लादेशी और रोहिंग्या अच्छा हुआ तोड़ दिए। क्या आप ऐसे शख्स को वोट देंगे जो आपकी वफादारी पर शक करता है? बंगाली बोलने वाले भारत के लोग थे और हैं वहां पर, तो कहा गया कि ये रोहिंग्या और बांग्लादेशी हैं, बुलडोजर भिजा दिया वहां पर। मेरी इज्जतदार माँ और बहनों, आप अंदाजा लगाइए कि कौन कौन सी इनकी बात है। शाहीन बाग में तारीखी एहतजाज आप लोगों ने, हम सब ने मिलकर किया था CAA NPR NRC के खिलाफ। क्या तुमने देखा वहां पर दिल्ली के मुख्यमंत्री को? क्या तुमने उसका उस शाहीन बाग की ताईद में एक बयान आपने सुना? नहीं सुना। बल्कि उसने कहा कि अगर मुझे इख्तियार दिया जाता तो मैं आधे घंटे के अंदर शाहीन बाग को हटा देता। याद रखो, आप कोई कहेगा कि ओवैसी इन सब पुरानी बातों को क्यों निकाल रहे हैं? इसलिए निकाल रहा हूं ताकि आपके चेहरों के सामने ये दिल्ली के मुख्यमंत्री का हिंदुत्व का चेहरा आपके सामने रख सकूं। पहचानो इन लोगों को। कल तक आपके पास मजबूरी थी, कल तक आप ये समझते थे कि ये केजरीवाल को वोट देंगे, बीजेपी को रोकना है। आज आपके पास एक विकल्प है, एक मुतबादिल है और उसका नाम मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन है। आपको हालत मजबूरी में अब किसी का साथ देने की जरूरत नहीं है। तो मेरी आपसे गुजारिश है कि आप अपना एक वोट सही तरीके से इस्तेमाल करिए और याद रखिए कि बहुत से मसाइल हैं। बल्कि एक स्कॉलर्स ने, अमेरिकन इंस्टीट्यूट ऑफ पॉलिसी डेवलपमेंट ने दिसंबर 2020 में उन्होंने एक स्टडी की। उस स्टडी का नाम था अर्ली एजुकेशनल मार्जिनलाइजेशन फॉर मुस्लिम्स एंड चिल्ड्रन इन इंडिया। उसमें यह कहा गया कि दिल्ली के प्राइवेट स्कूलों में सिर्फ 3% मुसलमानों को एडमिशन मिलता है। ये फिरका परस्ती नहीं है तो क्या है?
हम पर इल्जाम लगाते कि असदुद्दीन ओवैसी फिरका परस्ती को फैलाता है। अरे सच्चाई को बयान करना अगर फिरका परस्ती है तो तैयार हो जाओ, दिन के 24 घंटे में सच्चाई को बयान करता रहता और करता रहूंगा। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, आप ये भी जानते हैं कि यहाँ पर इस वार्ड की तरक्की के लिए अगर आप चाहते हैं कि आपके इस इलाके में वो तमाम सहूलतें मिलें जो दूसरे इलाकों में मिलती हैं, तो आपको एक ताकतवर आवाज़ को कामयाब करना पड़ेगा। और सरताज सैफी से बेहतरीन कोई उम्मीदवार यहाँ पर नहीं है। मेरी आप तमाम से अपील है कि मुत्तहदा तौर पर अपने वोट का इस्तेमाल करिए और याद रखिए, अब आप कोई मजबूरी नहीं है आपको वोट देने के लिए। यकीनन हराइए भाजपा को, मैं इससे इनकार नहीं कर सकता हूं, यकीनन हराइए भाजपा को, मगर आज आपके दरमियान में आपकी एक पार्टी है, इसको आपको मजबूत करना है। बीजेपी के ताल्लुक से यही कह सकता हूं कि 2014 के बाद भारत के प्रधानमंत्री ने भारत की राजनीति से जो मुसलमानों को उन्होंने अल्पसंख्यक समाज को गायब कर दिया, उसी राह पर अब कांग्रेस और ये दिल्ली की मुख्यमंत्री की पार्टी चलती है, वो उसी रास्ते पर चलते हैं। कहां पर नजर आएगा इनको अब्दुल, कहां पर नजर आएगा इनके सभाओं में? अब्दुल नीचे बैठे रहेगा। कांग्रेस और ये दिल्ली के मुख्यमंत्री की पार्टी में अब्दुल नीचे बैठेगा, अब्दुल दरी बिछाएगा, अब्दुल जिंदाबाद के नारे लगाएगा, अब्दुल झुक झुक के सलाम करेगा। अरे सुन ले दिल्ली के मुख्यमंत्री, अब अब्दुल तेरी आंखों में आंखें डालकर अपना हक लेगा इंशाअल्लाह। और ये भाजपा वाले डराना छोड़ दें, ये भाजपा वाले डराना छोड़ दे, अब कोई डरने वाला नहीं है। हमारी रगों में भी टीपू सुल्तान का खून दौड़ता है। हम जानते हैं कि क्या करना चाहिए। यानी आप सब मिलकर, चाहे वो भाजपा हो, कांग्रेस हो, ये दिल्ली की मुख्यमंत्री की पार्टी हो, ये तीनों इस बात का फैसला कर लिए कि अब्दुल नजर कहीं नहीं आना चाहिए, अब्दुल कहीं पर भी नजर नहीं आना चाहिए। तो हम आपसे कह रहे हैं कि अब्दुल को नजर भी आना चाहिए, अब्दुल को मजबूत भी करना चाहिए, अब्दुल को अपना नुमाइंदा भी बनाना चाहिए, ताकि वो यहाँ से जीत कर आपकी आवाज़ को दिल्ली के MCD में पहुँचकर आपकी इस म्युनिसिपल वार्ड की तरक्की के लिए काम कर सके। अब तीसरी बात यह है कि कांग्रेस पार्टी है, कहाँ है नहीं मालूम मेरे को। मैं अभी एक वीडियो देखा, जो कांग्रेस के बाबा पूरे देश में फिर रहे हैं, पैदल चल रहे हैं। किसी ने मुझे वीडियो दिखाया कि बाबा दिखा रहे हैं कि कैसे RSS से मुकाबला करना है। तो बाबा एक बच्चे को बिठाते हैं, वो जब जो रुकू में बैठते ना, सजदे में, वो बिठा के बोले 3 लोगों को बोले ढकलो उसको, इससे RSS हार जाएगी। बाबा क्या आइडिया है आपका। अब मालूम हुआ कांग्रेस क्यों पिटती है। तो कांग्रेस को वोट देना वोट खराब करने के बराबर है। मुख्यमंत्री दिल्ली की पार्टी को वोट देना बीजेपी को वोट देने के बराबर है। आप देख लीजिए दिल्ली के मुख्यमंत्री के कितने बयानात आपके सामने हैं। 370 की मुखालिफत की है पार्लियामेंट में, और जब दिल्ली का कानून बीजेपी ने बनाया तो पुकार के रोना शुरू कर दिए। और दिल्ली के मुख्यमंत्री बार बार जब चुनाव आता कहते हैं कि मेरी जान को खतरा है, मेरी जान को खतरा है। जो दिल्ली के फसादात में जो लोग मर गए उनका क्या होगा। और ये दिल्ली के मुख्यमंत्री की एक मंत्री साहब हैं, जेल में हैं, जेल में हैं, और माशाल्लाह से उनकी मसाज होती है, उनके हाथ और पैर को तेल लगाया जाता है, फिर उनके सर को दबाया जाता है, और फिर उनको खाना खिलाया जाता है। मैं आपसे एक बात पूछना चाह रहा हूं, क्या जेल में
खालिद सैफी उस बच्चे का नाम है। क्या नाम है उसका? नहीं, और एक सैफी बच्चा है, खालिद सैफी जेल में है। क्या खालिद सैफी के पैरों को कोई तेल लगाता है? जब खालिद सैफी जेल को लेकर गए तो पुलिस ने मारकर उसके पैर को तोड़ दिया था, और ये केजरीवाल के मंत्री के पैरों को तेल लगाया जा रहा है। अब आपको फैसला करना है कि जेल में है तो मसाज किया जा रहा है, और ये बच्चा सैफी जेल को जाता है तो उसको पैर को तोड़ दिया जाता है। जेल में सड़ रहे हैं हमारे बच्चे, मासूम है, जेल में सड़ रहे हैं, और ये मंत्री है तो जेल में आराम कर रहा है। ऐसा लग रहा है कि जेल में नहीं है, कोई हॉलिडे रिसोर्ट में है। हम भी जेल गए, मैं 5 मरतबा जेल को गया हूं, मुझे जेल में ऐसा ट्रीटमेंट नहीं मिला। जेल का खाना खाना पड़ता था, खाने खाते हम लोग, मगर ये ऐसा मंत्री है कि जेल में है मगर पूरी उसको चीजें मिल रही है। आप अंदाजा लगाइए कि क्या आप जेल में हैं या वो जेल में है। आप खुली सांस में रह रहे हैं मगर कोई सहूलतें आपको नहीं है इस वार्ड में। वो जेल में है, उसको पूरी सहूलतें मिल रही हैं। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, फिर से आपसे अपील कर रहा हूं, क्योंकि मुझे आज 4-5 मुकामात पर जाकर वहां पर सभाएं करना है। मेरी आपसे एक ही गुजारिश है कि पतंग के निशान पर बटन दबाकर आप अपनी क़यादत को, अपनी लीडरशिप को मजबूत करिए, अपनी आवाज़ को मजबूत करिए। मैं आपको बता रहा हूं कि मेरी तकरीर सुनकर चले जाएंगे ज़रूर आप, मगर मेरी तकरीर से आपके मसाइल हल नहीं हो सकते। मेरी जज्बाती तकारीर से आपकी क़यादत मजबूत उसी वक्त होगी जब आप मुत्तहिदा एक फ़ैसला करेंगे कि हम 4 तारीख को अपनी पार्टी को कामयाब करेंगे, मजलिस के हक़ में पतंग के निशान पर वोट देंगे। और इंशाअल्लाह ताला हमने दिल्ली में कलीम हफीज़ साहब के साथ मजलिस को मजबूत किया है। इंशाअल्लाह ताला आपकी दुआएं और ताउन रहेगा तो और इसको मजबूती मिलेगी। आप तमाम का बेहद शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। मजलिस को कामयाब करिए, पतंग के निशान पर बटन दबाइए। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। सब अपनी अपनी जगह रहेंगे, सब अपनी अपनी जगह रहेंगे, कोई नहीं जाएगा। यही रहिए, यही होगी आप।